चलिए रेडी हैं सब लोग। देखिए आज कई दिनों बाद फिर ये वीडियो बनाया जा रहा है। आज का जो टॉपिक है वो है प्रत्यय। ये मैंने पूर्व में भी कहा है कि प्रत्यय एक ऐसा टॉपिक है जो सभी संस्कृत पढ़ने वालों के लिए इसकी जानकारी आवश्यक है, विशेषकर 9th 10th में तो निश्चित रूप से इसका ज्ञान आपको होना ही चाहिए। ऐसा कह सकते हैं आज का ये वीडियो क्लास 9 एंड 10th के लिए विशेष रूप से समर्पित है। टॉपिक क्लियर है? प्रत्यय। पूर्व में भी मैंने बताया है कि संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होने वाले जितने भी पद हैं वो प्रत्यय की सहायता से ही उनका निर्माण होता है। संस्कृत भाषा के शब्दों को प्रत्यय लगाकर पद बनाया जाता है, उसके बाद उसका प्रयोग भाषा में किया जाता है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि अपदं न प्रयुंजीत। अपदं न प्रयुंजीत अर्थात जो अपद है, अपद, अपद, अ का अर्थ नहीं, पद अर्थात जो पद नहीं है उसका प्रयोग संस्कृत भाषा में नहीं होगा। पद बनाने के लिए संस्कृत भाषा के मूल शब्दों में, जो भाषा के मूल शब्द हैं उनमें प्रत्यय जोड़ा जाता है। कोई भी मूल शब्द के कई प्रकार हैं, आप जानते हैं, दूसरी भाषाओं में भी और संस्कृत में। संज्ञा शब्द हैं, सर्वनाम शब्द हैं, विशेषण शब्द हैं, क्रिया शब्द हैं, अव्यय शब्द हैं। तो मूल शब्दों में हम प्रत्यय लगाकर पद बनाते हैं। हम कह सकते हैं प्रकृति, धन, प्रत्यय बराबर पद। प्रकृति, धन, प्रत्यय, ध्यान देंगे आप लोग, शुरू से मैं इसको पढ़ा रहा हूं। प्रकृति, धन, प्रत्यय मतलब पद की जब भी बात होगी तो उसमें प्रकृति भी होगा और प्रत्यय भी होगा। अब प्रकृति किसे कहते हैं? भाषा में, व्याकरण में प्रकृति मूल शब्दों को कहा जाता है, जो भाषा के मूल शब्द, जैसे पठ, पठ, लिख, बालक, ये मूल शब्द। हम कहीं भी पठ शब्द का प्रयोग नहीं देखते। हम जब भी देखते हैं तो पठती, पठतः, पठन्ति या इसके और भी जो रूप हैं उसका प्रयोग। उसी प्रकार से हम कहीं बालक शब्द का प्रयोग नहीं देखते हैं। हम जब भी देखते हैं बालकः, बालकौ, बालकाः या इसके अन्य जो रूप हैं, सभी विभक्तियों एवं सभी वचनों। तो ये बालक से जो बालका होता है या पठ से जो पठती होता है, यह जब पठ में प्रत्यय लग जाता है तब, जब बालक में प्रत्यय लग जाता है तब ये बालक से बालका और पठ से पठती हो जाता है। ये ध्यान रखने की बात है। तो ये जो पठ में जो प्रत्यय लगता है उसके बाद ही पद का निर्माण होता है। अब ये जो प्रत्यय हैं
ये प्रत्यय क्या है? मूल शब्द तो हम समझ रहे हैं, हमें प्रत्यय के बारे में भी समझना होगा। प्रत्यय वह शब्दांश है, शब्द नहीं, ध्यान देना चाहिए। शब्दांश, शब्दों का अंश, शब्द का भाग, जो किसी शब्द के अंत में लग करके, किसी पद के अंत में नहीं, ध्यान देना ये भी है। छोटी छोटी मगर ध्यान देने वाली बहुत सारी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तात्पर्य यह कि एक ही शब्द में अलग अलग प्रत्यय लग सकता है, एक ही शब्द में अलग अलग प्रत्यय लग सकता है, और जब प्रत्यय अलग अलग लगेगा तो स्वाभाविक रूप से उसका अर्थ भी अलग अलग हो जाएगा। अब किस प्रत्यय का प्रयोग हम किस अर्थ में करते हैं, यह ध्यान रखने की बात है। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस अर्थ के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं उदाहरण में, पठ धातु में टिप प्रत्यय लग गया। पठ धातु में टिप प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? पठति, पढ़ता है। पठ धातु में टिप प्रत्यय लग गया तो पठति हो गया। लेकिन पठ धातु में अप्पा प्रत्यय लग गया तो पठित्वा हो गया। अब इसका अर्थ ही बदल गया। मूल शब्द वही है, प्रकृति वही है, लेकिन बदला प्रत्यय। जब जिस अर्थ की हमें जरूरत है हम वो अर्थ वाला प्रत्यय प्रयोग करेंगे, ये ध्यान देने की बात है। अब किस अर्थ में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, पहले भी कई बार इसकी चर्चा मैं करता रहा हूं, लेकिन आज भी विधिवत इसकी चर्चा होनी चाहिए। मूल रूप से प्रत्यय कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। हालांकि क्लास 10th में सिर्फ तद्धित और स्त्री प्रत्यय के बारे में ही पढ़ना है, किंतु थोड़ी सी चर्चा हम लोग कृदंत प्रत्यय का भी करेंगे। एक बार आपके रिमाइंडर के लिए, आपको रिमाइंड करने के लिए, कृत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय क्रिया के अंत में लगता है। एकदम माइंड सेट कर लेना है, क्रिया के कृत अंते जस्य सह कृदंतः। क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं सभी लोग भली भांति अवगत हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है क्रिया कहलाता है। पढ़ना, लिखना, हंसना, गाना, खेलना, दौड़ना, सोना, उठना, बैठना, जागना, ये क्रिया है। और आप यह भी जान लीजिए, आपको जरूरत पड़ेगी जब आप वाच्य पढ़ेंगे तब, कि क्रिया के दो रूप या दो प्रकार, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म होता है, क्रिया के साथ कर्म रहता है, उसको सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म नहीं हो उसे अकर्मक क्रिया। पढ़ना सकर्मक क्रिया, सोना अकर्मक क्रिया है।
खेलना सकर्मक क्रिया है, हंसना अकर्मक क्रिया है। याद रखने के लिए एक श्लोक के माध्यम से इसको हम लोग याद रखते हैं कि लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवन मरणम। सब किसकी बात कर रहे हैं? अकर्मक क्रिया का। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ऐसे समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए, जिसमें कर्म हो। जैसे कैसे समझेंगे कर्म है कि नहीं? वाक्य यदि कहा जाता है सह पठति, वह पढ़ता है। अब ये पठति जो क्रिया है, पठ, ये सकर्मक है कि अकर्मक? तो इसमें हम देखेंगे सह किम पठति। जब हम सह किम पठति प्रश्न करेंगे, वह क्या पढ़ता है, तो कुछ न कुछ तो इसका उत्तर आएगा। वह पुस्तक पढ़ता है, सह पुस्तकम पठति, सह समाचार पत्रम पठति। कुछ तो पढ़ रहा है। इसी प्रकार अगर खेलने की बात हो, क्या खेलता है, पुनः कुछ उत्तर आएगा। लेकिन अगर कहा जाए वह सोता है, साकिंग सयति, कुछ उत्तर संभव है नहीं। क्रिया क्या हो रही है? जब उसमें प्रश्न लगा करके उसका कुछ उत्तर संभव होता है, उस परिस्थिति को कर्म कहते हैं। ये दो रूप हैं इसके। हम बात कर रहे हैं पठ। अब पठ धातु है। पठ क्या है? धातु है। इसी को हिंदी में आप क्रिया कहते हैं, हिंदी व्याकरण में क्रिया कहते हैं। पठ धातु है। धातु कहते किसे हैं, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप है, क्रिया का रूप बदलता है। आप अंग्रेजी व्याकरण में भी, ग्रामर में भी, इंग्लिश ग्रामर में आप पढ़ते हैं वर्ब फॉर्म्स, V1, V2, V3, V4, V5 और पता नहीं क्या क्या। गो, गोज, गोइंग, वेंट, गोन, इस तरह से उसका फॉर्म चेंज होता है, रूप बदलता है अकॉर्डिंग टू द टेंस। उसी प्रकार से संस्कृत व्याकरण में भी धातु का रूप बदलता है काल के अनुसार, और जो रूप बदलता है वो ये प्रत्यय लगाकर ही बदलता है। ये कृदंत प्रत्यय है जो धातुओं में ही खास तौर से मूल रूप से लगते हैं। इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं, जो बड़े ही प्रायोगिक हैं, ऐसा कह सकते हैं, जो बहुत ही प्रायोगिक है, उसमें से है ध्यान रहे, सभी प्रत्ययों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ महत्वपूर्ण की बात कर रहा हूं जिनका स्वाभाविक प्रयोग होता है। अक्त्वाल्यप आप सभी जानते हैं, कर के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे, दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है किस अर्थ में? कर के अर्थ में। और प्रयोग किया जाएगा तो किस में किया जाएगा? धातु में। किसमें किया जाएगा प्रयोग? धातु में। किस अर्थ में किया जाएगा? कर के अर्थ में।
अब कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि जब दोनों प्रत्ययों का प्रयोग कर के अर्थ में किया जाता है तो कहां कहां किया जाता है। बहुत सिंपल है, सामान्य है। जब किसी धातु में उपसर्ग लगा हुआ, क्या लगा हुआ हो, उपसर्ग लगा हुआ। किसी को यह भी मालूम है उपसर्ग किसे कहते हैं? कई लोगों को मालूम है उपसर्ग। हाँ, जान लीजिए, उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले लगता है। ध्यान रखिए, हम प्रत्यय की बात कर रहे हैं, प्रत्यय एवं उपसर्ग। प्रत्यय में हम लोगों ने बात किया था कि प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगता है, बाद में लगता है, और उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगता है। जब किसी धातु में उपसर्ग लगा हुआ है और कर का अर्थ चाहिए, हमें कर का अर्थ प्रदान करना है, जैसे पढ़कर, लिखकर, हंसकर, जाकर, खाकर, आकर, गाकर, कर, इसी को कर कहते हैं, कर का अर्थ। तो उसमें यह प्रत्यय का प्रयोग होगा। और अगर उपसर्ग नहीं लगा हुआ है उसमें अप्पा का प्रयोग होगा। कुछ धातु है ऐसा जो उपसर्ग लगाकर ही बनता है, जैसे गम धातु का अर्थ सभी लोग जानते हैं। गम का अर्थ होता है जाना, गम का अर्थ होता है जाना। लेकिन जब हम कहेंगे आगम अर्थात आना, जाना भी क्रिया है, आना भी क्रिया है। जाना का धातु है गम, आना का धातु है आगम। आगम में गम में उपसर्ग लग गया। कौन सा उपसर्ग लग गया? आ। गम में आ उपसर्ग लग गया तो आगम। इसमें कर का हमको चाहिए तो हमें अथवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? लेप प्रत्यय। नम, नम धातु का अर्थ होता है नमन करना, नमस्कार करना। प्र उपसर्ग इसमें लग गया तो लेप प्रत्यय प्रणाम कर। क्या लगेगा? प्रणाम कर। इस प्रकार से यदि उपसर्ग लगेगा तो लेप प्रत्यय, और उपसर्ग नहीं लगा है वह पढ़कर जाता है सह पठित्वा गच्छति, सह पठित्वा गच्छति। क्योंकि पठ धातु में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। पढ़ना, पढ़ना क्रिया का जो मूल धातु है वो है पठ। वह खेलकर विद्यालय जाता है। खेलना क्रिया का धातु है क्रीड। खेलना क्रिया का धातु है क्रीड। खेलना क्रिया का धातु खेल भी है, ये भी जान लीजिए, और क्रीड भी है। पढ़ना क्रिया का धातु पठ भी है और अधि। क्या है? अधि। जाना क्रिया का धातु गम भी है और या। क्या है? या भी जाना क्रिया का ही धातु है। कुछ क्रियाओं के 1, 2, 3 अधिक धातु भी है। तो जिस धातु में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है वो उसमें लेप प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा, अक्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा। कर क्या? जिस धातु में उपसर्ग लगा हुआ है उसमें लेप प्रत्यय का प्रयोग। दोनों का प्रयोग एक ही अर्थ में होगा। किस अर्थ में? कर। कर क्या? अब देखिए, मैंने पहले कहा कि एक संक्षिप्त परिचय, एक नजर इस पर डालते हुए हम आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। तुमुन, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है
के लिए क्या अर्थ में, किस अर्थ में किया जाता है? ये लड़का मन नहीं, दिमाग नहीं लग रहा है, जाओ बाहर निकल कर घूम कर अविनाश, जाओ जाओ जाओ, हमारा दिमाग अशांत है, इसका दिमाग ही अशांत है। जब तक शांति नहीं होगी दिमाग में तब तक कुछ नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ना बहुत आसान नहीं है यदि दिमाग अशांत हो तो। मैं तो कहता हूं जिस दिन दिमाग ज्यादा अशांत हो उस दिन स्कूल आओ ही मत, क्योंकि जो अशांति लेकर घर से चलेगा वो हर जगह अशांति ही फैलाएगा। जो रहेगा वही बांटेगा ना जी। टीचर्स डे में आपके पास मिठाई थी, आप मिठाई बांटे, किसी के पास केक था वो केक बांटा, किसी के पास कुछ नहीं था वो कुछ नहीं बांटा। आप जो लेकर घर से चलते हैं वही बांटेंगे, आप ध्यान रखिए। इसलिए घर से लेकर के दिमाग में ठंडक चलिए, ताकि ठंडक बांटते फिरिए। चलिए, कौन प्रत्यय का प्रयोग होता है के लिए के अर्थ में? ये भी धातु में लगने वाला प्रत्यय है। पढ़ने के लिए पठितुम, सह पठितुम विद्यालयम गच्छति, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। ते क्रीडितुम क्षेत्रम गच्छन्ति, वो खेलने के लिए मैदान जाते हैं। के लिए के संदर्भ में तुम प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद सत्री शानच प्रत्यय है। सत्री और शानच प्रत्यय का प्रयोग किसी क्रिया के लगातार होने के अर्थ में किया जाता है। होता हुआ, करता हुआ, जाता हुआ, खाता हुआ। जैसे दौड़ता हुआ बालक गिर गया, दोनों क्रिया हुई। एक क्रिया हो रही है दौड़ने की और एक क्रिया हुई गिरने की। तो जो क्रिया लगातार होने का बोध करा रहा है उसमें सत्री शानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब आपका प्रश्न यह भी होगा कि कहां सत्री का प्रयोग होगा, कहां शानच का प्रयोग होगा। इसका संबंध वाच्य से है। जब वाच्य हम लोग पढ़ेंगे इस पर और विस्तृत चर्चा करेंगे। वाच्य के जो भेद हैं उसमें कब सत्री और शानच का प्रयोग होगा इस पर विशेष चर्चा। अगला है अक्तवतु और अक्त प्रत्यय। इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग भी किस अर्थ में होता है? क्रिया का भूतकाल का रूप प्राप्त करना हो, क्रिया के भूतकालिक रूप को प्राप्त करने के लिए अक्त एवं अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अक्त एवं अक्तवतु दोनों का प्रयोग एक ही अर्थ में, भूतकाल के अर्थ में किया जाता है, लेकिन दोनों के प्रयोग में पुनः अंतर है और दोनों के प्रयोग में पुनः वाच्य से संबंध है इनका प्रयोग। कर्तृवाच्य में वाक्य रहेगा तो अक्तवतु लगेगा या कर्मवाच्य में वाक्य रहेगा तो अक्तवतु लगेगा या भाववाच्य में वाक्य होगा तो अक्तवतु प्रत्यय लगेगा या अक्त प्रत्यय लगेगा। लेकिन ये जब वाच्य आप पढ़ेंगे तो विशेष रूप से इसको भी समझ पाएंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से इसको और थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं मैं। जैसे छोटा सा वाक्य है उसने पढ़ा, वाक्य है उसने पढ़ा। अब देखिए यह वाक्य भूतकाल का है, यह स्पष्ट है। इसका जब आप अनुवाद करेंगे संस्कृत में, आप इसका अनुवाद करेंगे सह अपतक, लग लकार का जो धातु रूप है उसके आधार पर सह अपतक। आप इसका अनुवाद कर सकते हैं सह पठति अस्मो। ये जब अस्मो लग गया वर्तमान काल की क्रिया के साथ तो फिर वो भूतकाल में परिवर्तित हो जाती है। सह अपठत, सह पठति अस्म। और पठ धातु में अक्तवतु प्रत्यय लगाकर भी आप इसको भूतकाल में बना सकते हैं। सह
पठितवान। क्या? सः पठितवान, उसने पढ़ा। अक्तवतु प्रत्यय जब लग जाता है क्रिया में, जब क्रिया में अक्तवतु प्रत्यय लग जाता है तब उसका रूप चलता है, शब्द रूप चलता है। ध्यान रखिए, है या धातु, है या क्रिया, लेकिन इसका रूप चलता है, शब्द रूप चलता है। क्या चलता है? पुल्लिंग में। पुल्लिंग में क्या चलता है? तवान, तवंतौ, तवंतः। अक्तवतु प्रत्यय लगने पर पुल्लिंग में इसका रूप चलता है तवान, तवंतौ, तवंतः। मतलब एक वचन में तवान, द्विवचन में तवंतौ, बहुवचन में तवंतः। जैसे उसने पढ़ा, सः पठितवान, उन दोनों ने पढ़ा, तौ पठितवन्तौ, उन दोनों ने पढ़ा क्या होगा? और उन सबों ने पढ़ा, उन सबों ने पढ़ा, ते पठितवन्तः, ते पठितवन्तः। तवान, तवंतौ, तवन्तः, ये तो मैंने आपको बोला पुल्लिंग में इसका रूप चलता है। अब स्त्रीलिंग में, यदि स्त्रीलिंग है क्रिया कर्ता, उसमें भूतकाल, ऐसा भी तो उसने पढ़ा, तो स्त्रीलिंग भी तो कर्ता हो सकता है इसमें। सीता ने पढ़ा, रमा ने पढ़ा, लता ने पढ़ा। जब भूतकाल की क्रिया स्त्रीलिंग कर्ता को लेकर बनाना हो तब इसका रूप तवान, तवंतौ नहीं चलता है, तब इसका रूप चलता है तवति, तवत्यो, तवत्यः। तब इसका रूप चलता है तवति, तवत्यो, तवत्यः। तवति, तवत्यो। जैसे सीता ने पढ़ा, सीता पठितवान नहीं, क्या होगा? पठितवती। सीता पठितवती। सीता गई, सीता गतवती। सीता गतवान नहीं, राम गया, रामा गतवान। सीता गई, सीता, राम और लक्ष्मण गए, रामा लक्ष्मणा च गतवन्तौ। गतवान नहीं, क्यों नहीं गतवान? द्विवचन हो गया। रामा लक्ष्मणा च गतवन्तौ। सीता और रमा गई, सीता रमा च गतवत्यो, तवति, तवत्यो। ठीक है, इस प्रकार से इसका रूप चलता है। ये कृदंत प्रत्यय है, प्रयोग भूतकाल के अर्थ में किया जाता है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और पहले